देखिए देखिए बच्चों, सबसे पहली बात तो हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। और इसके लिए बहुत समझदारी के साथ पढ़ना होगा। और पीछे जो दो लड़कियां बैठी वो आगे आ जाए। यहाँ बेंच खाली है, पीछे की दो लड़कियां वहां से निकलो, चलो वहां से निकलो, यहाँ बैठो, गांधी दीदी के पास बैठो। आओ इधर आओ, अपने बैग वैग लेके आओ, जल्दी जल्दी इधर आओ, इधर 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 से रास्ता है, चलो यहाँ बैठो। अरे गांधी दीदी कितने बैठे, चलिए हाँ ध्यान से सुनिए। देखिए बेटा, बच्चों आप पढ़ाई लिखाई करते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या जिसे हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं। बेटा एक बात ये सुनिए कि फील्ड पैटर्न को अगर समझना है, ध्यान दीजिए जो मैं बोल रहा हूँ वर्डिंग सुनिए। अगर हमें फील्ड पैटर्न समझना है, चार्ज के चारों ओर फील्ड इनफाइनाइट डिस्टेंस तक होता है, लॉन्ग रेंज तक होता है। फील्ड पैटर्न को समझने के लिए हम लोग को फील्ड लाइंस प्लॉट करना होता है। फील्ड लाइंस बिल्कुल इमेजिनरी लाइंस है, यानी फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। पहली बात इसमें बेटा, फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस। ध्यान से, फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस। एक मिनट सुनिए। पहली बात तो ये समझ में आ गया कि फील्ड लाइंस इमेजिनरी होती है, ऐसा कोई एग्जिस्टेंस इसका नहीं होता। बातें बंद कर लो और सुन लो मेरी बात, बातें बंद कर लो। फील्ड लाइंस तो पहले तो इमेजिनरी लाइंस होता है, ये रियल लाइंस नहीं होते हैं, है ना। वास्तविकता में इसका एग्जिस्टेंस नहीं है। ये हम इसलिए प्लॉट करते हैं जिससे कि कहाँ फील्ड कितना ज़्यादा है, किस तरफ है, ये हम बताने के लिए फील्ड लाइंस को प्लॉट करते हैं। इसमें कुछ सिंपल सा रूल है। फील्ड लाइंस हम इस तरह से प्लॉट करते हैं कि किसी पॉइंट पर जो टेंजेंट होता है वो डायरेक्शन ऑफ द फील्ड बताता है। तो हम बोलते हैं फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन इन सच अ वे दैट ध्यान से सुनना बेटा, drawn in such a way that tangent at any point gives the direction of field. Tangent at any point gives the direction, बेटा बात नहीं करो, gives the direction of electric field. gives the direction of electric field. बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है ना। आराम से सुनिएगा। जैसे अगर मैंने कहा कि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से प्लॉट करा, अगर मुझे कहेगा कि ये लाइन हम इस तरह से प्लॉट कर दें किसी पॉइंट पर टेंजेंट, मान लीजिए इस लाइन पर ये पॉइंट मैंने कंसिडर करा, इस पॉइंट पर टेंजेंट प्लॉट करना है, और ये जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी, फील्ड लाइन जिधर की तरफ एरो बनाया है, जिधर जा रहा फील्ड लाइन, तो टेंजेंट की डायरेक्शन उधर ही दिखानी है, और ये टेंजेंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो बेटा फील्ड लाइंस इस तरह से प्लॉट किया गया है कि किसी पॉइंट पर टेंजेंट जो है वो डायरेक्शन ऑफ फील्ड को बताएगा। बोलो बात समझ में आ गई? पहुंची जरा, आवाज आ रही है पीछे की तरफ? आ रही मिटा दूं? आराम से, थोड़ा धैर्यपूर्वक, मिटा दो बेटा। अब ध्यान दीजिए बेटा,
बेटा प्लीज प्लीज, बातें नहीं, सिंपल सिंपल कहानी है, सुन लो। देखिए ध्यान से मेरी बात सुनिए, ध्यान से मेरी बात सुनिए। यहाँ पर बेटा अब सबसे पहली बात तो अगर मुझसे कहेगा कि फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉइंट चार्ज, अगर मुझे प्लॉट करने को कहेगा कि ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्लॉट करें फील्ड को, देखिए ड्यू टू पॉइंट चार्ज मैं फील्ड लाइंस कैसे प्लॉट करूंगा, ये ध्यान दीजिएगा। पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड लाइन, ध्यान दीजिएगा बेटा। तो यहाँ पर करते क्या है, सपोज दैट जैसे दिस इज अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, इसकी वजह से फील्ड लाइन, इसकी वजह से जो फील्ड लाइंस होता है बेटा वो देखिए इस तरह से खींचते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, सुन लीजिए आराम से। लक्ष्मी दीदी जरा दूसरा चौक लेके आना, ये चौक पकड़ रहा है वो बहुत ज्यादा पकड़ रहा है, मतलब मैं लिख नहीं पा रहा हूँ ठीक से। देखिए अब यहाँ पर बेटा दरअसल क्या ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, ये सेंटर मानते हुए और एक स्फीयर बना दीजिए। ये देखिए मैंने एक स्फीयर बनाया, क्या बना बेटा, और मेरी मजबूरी को समझो, मेरी मजबूरी ये है कि बोर्ड पे बना हुआ तो सर्कल लगता है, बट दिस इज ए स्फीयर और इस स्फीयर के सेंटर पे ये चार्ज है और फील्ड लाइंस इस तरह से निकल रहा है रेडियली आउटवर्ड, तो इसीलिए बोला जाता है आइसोलेटेड चार्ज है ये बेटा। आइसोलेटेड मतलब आसपास कोई दूसरा चार्ज नहीं है, केवल यही चार्ज है, इसकी वजह से जो फील्ड लाइंस होती हैं वो रेडियली आउटवर्ड हैं, वो रेडियली आउटवर्ड है, वो रेडियली क्या बेटा आउटवर्ड है। अब देखो सही चल रहा है, चौक पकड़ रहा था आपको, देखिए ये रेडियली आउटवर्ड है, वही बेटा अभी पहले सुन लीजिए, ये नेगेटिव चार्ज है, दिस इज अ नेगेटिव चार्ज, यानी कि यहाँ पर आइसोलेटेड है, कोई दूसरा चार्ज आसपास नहीं लेना है। तो जो फील्ड लाइंस होता है बेटा वो अंदर की तरफ होता है, ये देखिए अंदर की तरफ है बेटा, इस तरह से ध्यान दीजिए। यहाँ पर बेटा फील्ड लाइन जो है वो अंदर की तरफ है ना, रेडियली इनवर्ड, जैसे मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। इसको सेंटर मानते हो, अगर मैं स्फीयर बना दूं, बनाता तो सर्कल हो, कहता हूँ क्या स्फीयर, स्फेरिकल है, तो ये बेटा जो फील्ड लाइंस होंगी वो रेडियली इनवर्ड होगी, क्या होगी बेटा रेडियली इनवर्ड होगी। बोलो आ रही बात समझ में, जल्दी लिखिए, सही है गया। तो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से जो फील्ड लाइंस होता है बेटा वो रेडियली आउटवर्ड होता है, नेगेटिव चार्ज की वजह से, नेगेटिव पॉइंट चार्ज से फील्ड लाइन रेडियली इनवर्ड होता है, डरना नहीं है। भैया शांति, हाँ बिल्कुल, थोड़ा रंग का फैला हुआ है, बट डोंट वरी। ये लिख लिया, मिटा दे इसे, छोड़ दो। चलिए ध्यान दीजिएगा बेटा,
सुनिए यहाँ पर समझिए बात को। मान लीजिए बेटा, इधर सुनिए पहले। मान लीजिए बेटा, कहा यह जाए कि भैया आइसोलेटेड चार्ज नहीं है। अभी तक हमने आइसोलेटेड चार्ज लिया था, अब ये आइसोलेटेड चार्ज नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, बिल्कुल आराम से सुनिएगा। लेट अस सपोज ये दो पॉजिटिव चार्ज है और ये पास पास रखे हैं। अब उससे कहेगा फील्ड लाइंस प्लॉट करो। देखिए ऐसे सोचेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करता है, तो फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइन। कैसे प्लॉट किया गया ध्यान दीजिएगा बेटा। ऐसे करके ये फील्ड लाइन ऐसे मुड़ गया, कर्व हो गया, ऐसा लग रहा है रिपेल कर रहा है। ये फील्ड लाइन जो सामने निकला करता था वो ऐसे करके देखिए ऐसे रिपेल हो गया। ये फील्ड लाइन देखिए ऐसे करके ऐसे हो गया, ये तो सामने सामने जा रहा है। ये फील्ड लाइन देखिए ऐसे, ये फील्ड लाइन देखिए ऐसे। अब ये जो बिल्कुल ऐसे जाता था रेडियली आउटवर्ड, इस बगल में चार्ज होने कैसे ये कर्व हो गया। देखिए ये ऐसे कर्व हो गया। इस तरह से बनाना बेटा। अगर मेरे को कहे इस पॉइंट पे फील्ड बताइए, तो इस पॉइंट पे फील्ड किधर होगा, तो टेंजेंट डायरेक्शन में ये फील्ड होएगा। आ रही बात समझ में। अब यहाँ पर बेटा ये जो है बेटा ध्यान से सुनिएगा, ये जो फील्ड लाइन है वो ऐसे करके इधर होगा, ये ऐसे करके इधर होगा, ये ऐसे करके इधर, ये ध्यान दीजिए ऐसे करके इधर, ये ऐसे इधर, ये ऐसे इधर, ये ऐसे इधर। तो बहुत सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल सी बात है। ये देखिए इस तरह से फील्ड लाइन उस पॉइंट से पास नहीं करेगा जहां फील्ड ही नहीं है। अगर मान लीजिए दो चार्ज है, दोनों का मिड पॉइंट पर जो है फील्ड जीरो है, दोनों के ऐसे मिड पॉइंट पर फील्ड जीरो है, तो सारी लाइन उसके आसपास से तो गुजरेगी लेकिन उस पॉइंट से नहीं गुजरेगी। आ रही बात समझ में। तो ये देखिए अगर सेम नेचर के दो चार्ज हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव या हो सकता है नेगेटिव नेगेटिव हो, नेगेटिव नेगेटिव हो तो एरो केवल उलट जाएगा, यहाँ अवे फ्रॉम द चार्ज जा रहा है, टुवर्ड्स द चार्ज आ जाएगा। इतना ही होगा फर्क। और अगर मान लीजिए बेटा, अगर मैं बोलूँ एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज है और अब यहाँ पर हमें प्लॉट करने को कहेगा, तो पॉजिटिव से फील्ड लाइन नेगेटिव की तरफ जाती है बेटा, पॉजिटिव से नेगेटिव, और ये ऐसा लगता है अट्रैक्ट करेगा फील्ड लाइंस को। ये देखिए ऐसे करके जो लाइन सामने जा रहा था नेगेटिव उसको अट्रैक्ट करेगा, इसका लाइन इधर जा रहा था पॉजिटिव ने अट्रैक्ट करा। इस तरह से बेटा ये देखिए दो अपोजिट नेचर का चार्ज अगर मैं पास में रखता हूँ तो जो फील्ड लाइंस है वो इस तरह से प्लॉट किया गया है, और इससे हमें थोड़ा सा फील्ड को समझने में आसानी मिलती है, थोड़ा सा फील्ड का डायरेक्शन भी समझ में आता है, कहाँ पे फील्ड ज़्यादा है कहाँ पे फील्ड कम है यह भी समझ में आ जाता है। तो इस तरह से देखिए ये जो है सेम नेचर का चार्ज रखते हैं तो फील्ड लाइन इस तरह से होता है, और अगर अपोजिट नेचर का चार्ज रखते हैं तो फील्ड लाइन इस तरह का बनाते हैं। लिख दीजिए जरा प्लीज। बेटा शांत ओहो आराम से आराम से, सब व्यर्थ है, मिटाया जाए। उस दरवाजे को बंद कर दो यार प्लीज, क्या छोड़ दो यार, खिड़कियां तो खुली हुई है, रात का फैले रहा है, जनरेटर आवाज कर रहा है। हो गया, आराम आराम से नहीं बना रहा सृष्टि, हाँ थोड़ा जल्दी जल्दी बनाना, आराम से। ये क्या कर रही हो गार्गी? What are you doing?
लाइक दिस। ये क्या होता है गार्गी? देखो बेटा, सब लोग सुनो। अच्छा बेटा, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब जरा सुनिए प्लीज। अगर कभी बेटा यूनिफॉर्म फील्ड हो, अगर कभी बोले यूनिफॉर्म फील्ड हो, तो वहां फील्ड लाइंस कैसी होती हैं? यूनिफॉर्म फील्ड हो बेटा, एक मिनट रुकिए। यूनिफॉर्म फील्ड हो तो देखिए, इस केस में देखिए बेटा, फील्ड लाइंस इस तरह से होंगी। पैरेलल स्ट्रेट लाइंस सेपरेटेड एट इक्वल डिस्टेंसेस। ये देखिए बेटा, पहले तो समझिए, यूनिफॉर्म फील्ड बोलने का मतलब हर पॉइंट पे फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बिल्कुल सेम रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, ये जो फील्ड लाइंस होती हैं यूनिफॉर्म फील्ड में, पैरेलल स्ट्रेट लाइंस, पैरेलल स्ट्रेट लाइंस, आराम से सुनना बेटा, शांत प्लीज। पैरेलल स्ट्रेट लाइंस सेपरेटेड एट, या पैरेलल स्ट्रेट लाइंस इक्वली स्पेस, इक्वली स्पेस। यहाँ पर बेटा मतलब होता है कि सेपरेटेड इक्वली डिस्टेंस पर होते हैं। जो डिस्टेंस ये, वही डिस्टेंस ये, वही डिस्टेंस ये। तो अगर आपसे बोले यूनिफॉर्म फील्ड, अगर आपके दिमाग में आ रहा सर यूनिफॉर्म फील्ड कैसे, कैसा चार्ज होगा सर? तो यूनिफॉर्म फील्ड होगा, हर जगह फील्ड एक जैसा होगा। पॉइंट चार्ज में तो ऐसा नहीं होता है, डिस्टेंस बढ़ने से फील्ड डिक्रीज होता है। सर यहाँ पे कैसा होगा? तो देखिएगा बेटा, कैपेसिटर के दो प्लेट्स जब होते हैं, ये देखिए दो प्लेट ले लीजिए, एक पर पॉजिटिव और एक पर नेगेटिव चार्ज है बेटा, और ये प्लेट काफी क्लोज है एक दूसरे के, तो इनके बीच में जो है प्लस से माइनस की तरफ वी गेट द यूनिफॉर्म फील्ड, वी गेट द यूनिफॉर्म फील्ड। तो इस तरह से दो प्लेट्स दोनों पे इक्वल और अपोजिटली चार्ज है, तो बेटा इस तरह से फील्ड लाइंस आपको मिलेंगी। तो यूनिफॉर्म फील्ड किसी पॉइंट चार्ज की वजह से नहीं है, बल्कि यूनिफॉर्म फील्ड इस तरह से यहाँ मिलता है। क्लियर? लिख लिया? शाम छोड़ दे यार, देख मनोज का पता चला कुछ? गया कहाँ? टाइम में निकल गया? आराम से बेटा, इतना मारेगा उसका दो बार मिला के तेरा 2 बार मिला के उसका 1 बार है, ठीक है? हंसते हंसते भी करते फिर रख देगा ना, रायता फैल जाएगा तुम्हारा। मिटा दे। भैंस का दूध पिया है बिल्कुल खतरनाक तरीके से। देखिए आराम आराम, देखो अब सेजा दीदी को अब समझ में आ गया, सेजा दीदी को अब समझ में आ गया। देखिए अब यहाँ पर बेटा ये जो फील्ड लाइंस है वो हमने प्लॉट करना सीखा। इधर सुनिए और सब कुछ छोड़ दीजिए, सब व्यर्थ है। पहले मेरी बात को ध्यान से सुनिए। फील्ड लाइंस हमने प्लॉट करना सीख लिया, अब हम फील्ड लाइंस में प्रॉपर्टी सीख लेते हैं। देखो प्रॉपर्टीज में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी जानेंगे तभी फील्ड के बारे में सही से जानकारी मिल पाएगी, और बहुत सारे क्वेश्चन में हम यूज करेंगे उसे। तो देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस में बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस पे ध्यान से सुनिएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस। देखिए बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस, तो फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी में सबसे पहला जो है वो ये है। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम, फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम, आराम से सुनते जाइए और लिखते भी जाइए। फील्ड लाइंस ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से निकलता है बेटा। ओरिजिनेट का मतलब होता है निकलना, एंड टर्मिनेट्स ऑन नेगेटिव चार्ज, एंड टर्मिनेट्स ऑन नेगेटिव चार्ज। प्लीज बातें ना करो, आराम आराम से पढ़ो। देखिए बेटा यहाँ पर फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकलता है, नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होता है, ठीक। दूसरी बात सुनिए बेटा,
आराम से सुन लीजिए, ये लाइन बहुत सिंपल है। देखिए जैसे अभी हमने पॉजिटिव चार्ज दिखाया था तो यहाँ से फील्ड लाइन निकल रहा था ना, और नेगेटिव चार्ज में दिखाया था तो क्या दिखा था, नेगेटिव चार्ज में फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज की तरफ आता है, टर्मिनेट होता है, ऐसा लग रहा है। बोलो क्लियर। दूसरी बात बेटा सुन लीजिए ध्यान से, दूसरी बात बेटा, फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। सिंपल सिंपल कहानी है, फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। आराम से सुनिए, फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। अगर काट देंगे ना तो एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन ऑफ फील्ड मिलेगा, यानी दो फील्ड मिलेगा। दो फील्ड का मतलब क्या हुआ, दो डायरेक्शन, जो कि पॉसिबल नहीं है। हाँ, जैसे ये फील्ड ऐसे और ये फील्ड लाइंस ऐसे। अब देखिए इस पॉइंट पर दो फील्ड मिलेगा, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ। यूँ समझ लीजिए दो डायरेक्शन ऑफ फील्ड मिलेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। हमेशा एक पॉइंट पर एक सिंगल डायरेक्शन ऑफ द फील्ड होता है ना, दो डायरेक्शन तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए बेटा कभी भी फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। बहुत ध्यान से सुनते रहिएगा। फिर ध्यान दीजिए, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, देखिए इन स्ट्रॉन्ग फील्ड रीजन, जहां पे फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है बेटा, इन स्ट्रॉन्ग फील्ड रीजन, ध्यान दीजिएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड रीजन, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। इन स्ट्रॉन्ग फील्ड रीजन जहां पे फील्ड ज्यादा होता है बेटा, वहां पे फील्ड लाइंस पास होते हैं। फील्ड लाइंस आर क्लोजर, फील्ड लाइंस आर क्लोजर, यानी बेटा जहां पे फील्ड लाइंस पास होते हैं वो जो है समझ जा रहा है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड है। वेयर इन वीक फील्ड रीजन, आराम से सुनिएगा, वीक फील्ड रीजन में फील्ड लाइंस क्या होते हैं, फार्दर होते हैं, दूर होते हैं। फील्ड लाइंस आर, हाँ फील्ड लाइंस आर फार्दर, यानी दूर होंगे। ठीक है, चलो यहाँ तक बात बहुत सिंपल सी है, ये हमने सीखा। प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइन बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। ठीक, अब सुनिए बेटा, मिटा दे। प्लीज बातें नहीं, आराम से पढ़िए। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, बिल्कुल आराम से सुनिए। अच्छा एक चीज और, इसमें अगर बात करें, अच्छा बता दो सब लोग, यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल है, ऐसे में ले रहा हूँ। अच्छा बताओ बेटा, ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा कि बी पर, जल्दी बताओ। क्योंकि यहाँ पे फील्ड लाइन पास है, इसीलिए हम बोलेंगे ए पर फील्ड ज्यादा और बी पर फील्ड कम होगा। क्लियर है ये कहानी, ये तो बहुत आसान है। नेक्स्ट पॉइंट सुनिए बेटा, देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेटा वो कंजर्वेटिव फील्ड होता है। जरा पॉइंट को ध्यान से सुनिए। इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा, जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है, उसकी वजह से जो फील्ड होता है वो कंजर्वेटिव होता है, कंजर्वेटिव फील्ड बोलते हैं। और कंजर्वेटिव फील्ड की जो फील्ड लाइंस होती है वो कभी भी क्लोज्ड लूप नहीं बनाती है, यानी इसलिए बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ सुनिए पहले ध्यान से। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप, यानी बेटा कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड लूप नहीं बनाएंगे। रुक जाइए, और इसका रीजन अगर हमें ढूंढना हो ऑप्शन में तो कहीं पर लिखा हो कंजर्वेटिव फील्ड, तो वो हमारा बेस्ट चॉइस होगा, है ना। बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव नेचर का होता है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कंजर्वेटिव फील्ड है, इज कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड का मतलब क्या होता है, हाँ कंजर्वेटिव फील्ड का मतलब होता है कि जिस फील्ड से जो वर्क होगा वो पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, या वन राउंड ट्रिप में वर्क डन 0 होगा, वन राउंड ट्रिप में वर्क डन
जीरो होगा। ध्यान से सुनिए, पहले आराम से सुन लीजिए, ये मैं लाइन बताता हूँ, देखिए पहले ध्यान से समझ लीजिए। देखिए ध्यान से, अगर मैं आपसे बोलूं, बहुत सिंपल सी बात कहूं, जैसे मान लीजिए ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, लेट अस सपोज फील्ड लाइंस आप ऐसे प्लॉट करते हैं, वेरी गुड, फील्ड लाइंस आप ऐसे प्लॉट करते हैं। अगर मैं बोलूं ए पॉइंट पर एक चार्ज क्यू रखा है और उसे एक राउंड ट्रिप में घुमा करके वहीं पहुंचा दें, ऐसे करके घुमा करके वहीं पहुंचा दें, तो इन वन राउंड ट्रिप द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी जीरो। यहां से यहां तक जाने में जितना पॉजिटिव वर्क होता है बेटा, वापस आने में उतना ही नेगेटिव वर्क होता है, एंड द टोटल वर्क डन विल बी जीरो। ये शो करता है कि फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव नेचर का होता है, और कंजर्वेटिव फील्ड कभी भी क्लोज लूप बना ही नहीं सकता, क्योंकि क्लोज लूप जो बनाता है वो नॉन कंजर्वेटिव फील्ड होता है, क्योंकि अगर वो क्लोज लूप हो जाएगा, फील्ड लाइन जैसे मैंने ऐसे किया, तो अगर मैं किसी चार्ज को यहाँ से यहाँ लेके जाऊं तो हर बार फोर्स के द्वारा वर्क डन प्लस में रहेगा। जैसे यहाँ पर है तो फोर्स इधर लगा, यहाँ पर है फोर्स इधर लगा, यहाँ पर है फोर्स इधर लगा, यहाँ पर है, तो कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं पाएगा, जिस वजह से यहाँ पर वर्क डन जीरो नहीं हो पाता है। इसीलिए बेटा यहाँ पर हमें ध्यान रखना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज फॉर्म द क्लोज लूप, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्लोज लूप बनाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी क्लोज लूप, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएंगे। तो ये पॉइंट आप सभी के दिमाग में बिल्कुल होना चाहिए था। फिर सुनिए, आराम से सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। देखो बेटा, अब जैसे मान लीजिए कि मैं बोलूँ दो चार्ज है, अब जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है एंड लेट अस सपोज दिस इज नेगेटिव चार्ज। अब मैं बोलूँ कि सर ऐसे फील्ड लाइंस आप बनाते हैं प्लस से माइनस की तरफ, बिल्कुल ठीक बात है, प्लस से माइनस की तरफ ऐसे बनाते हैं, सही बात है, ठीक है, आराम से सुनना, आराम से सुनना, इस तरह से फील्ड लाइंस हम बनाते हैं। अब देखो बेटा, जो ज्यादा मैग्नीट्यूड का चार्ज होगा उससे जो फील्ड लाइंस निकलेगा या उस तक आएगा वह भी ज्यादा होगा। अब जैसे मैं बोलूं ये दो चार्ज हैं, मैंने ऐसे बनाया और सिंपल एक क्वेश्चन पूछूं कि यार कौन सा इन दोनों चार्ज में कौन बड़े मैग्नीट्यूड का चार्ज है, तो हम बोलेंगे ये वाला, क्योंकि इससे जो फील्ड लाइंस निकल रही है वो इससे ज्यादा निकल रही है, तो मैं बोलूँगा ये ज्यादा मैग्नीट्यूड का, ये कम मैग्नीट्यूड का। इसीलिए बोलते हैं कि फील्ड लाइंस विल बी मोर, फील्ड लाइंस विल बी more due to greater magnitude of charge, due to greater magnitude of charge, यानी ग्रेटर मैग्नीट्यूड का अगर चार्ज है तो उससे फील्ड लाइन ज्यादा होगी, ठीक है बेटा। अब वो पॉजिटिव है तो अवे होगा, नेगेटिव है तो टुवर्ड्स होगा, लेकिन ध्यान ये रखना है कि इससे ज्यादा, ये ज्यादा मैग्नीट्यूड का चार्ज है तो फील्ड लाइंस की नंबर भी ज्यादा होंगी या फील्ड लाइंस के नंबर भी कम होंगे। बोलो क्लियर यहां तक? देख लो भाई, देख लो। भैया प्लीज, ओ भाई चाचा, अगर मैं बोलूं ये Q1 है और ये माइनस Q2 है तो क्या बोलेंगे? Q1 का मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ Q2। मैं बार बार बोल रहा हूं, शांत रह दो, बार बार बोल रहा हूं, मिटाए। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस नहीं है, वो हो गया, अब आधा धरती पे। हाँ आराम से मिटाए। अच्छा ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पर जो मैं बोलना चाह रहा हूँ ध्यान से सुनना, सुनो भाई सुनो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन इसका मिलेगा, आराम से सुन लो, आराम से सुनो, इधर आराम से सुनो। अब यहाँ पर बेटा सुनिएगा ध्यान से, पहली बात सुनिए, सुनिए,
ये जो फील्ड लाइंस होती हैं वो मेटल के सरफेस को हमेशा परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करेंगी। पहली बात सुनिए, आराम से सुनिए और बातें मत करिए प्लीज, पहले सुनिए ध्यान से। फील्ड लाइंस ऑलवेज intersect the surface of conductor perpendicularly, रुक जाना, हमेशा सरफेस जो कंडक्टर का सरफेस होगा उसे परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करेगा ये फील्ड लाइन। सुनो ध्यान से, जो मैं अब समझाने जा रहा हूं उसे जरा गौर से सुनो, देखो बेटा, जैसे मान लीजिए ये कोई मेटल का स्फीयर आपने फील्ड में रख दिया। पहले फील्ड लाइंस ऐसे से यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस थी, सपोज दैट, लेकिन जब आप इसको रखेंगे तो फील्ड लाइंस का पूरा ही पैटर्न बदल जाएगा। और देखिए कैसे हम लोग नया फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं, इसको सीखना। फील्ड लाइंस जो होता बेटा वो अब ऐसे होगा, देखिए मेटल के सरफेस को पहले तो परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करेगा। ये कंडक्टर है बेटा, कंडक्टिंग स्फीयर है, इसको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में रखा। ये जो फील्ड है वो यूनिफॉर्म फील्ड है, वहां रखा। ये फील्ड लाइन देखिए ऐसे करके सामने जा रहा था, ये ऐसे करके ऐसे, ये 90 डिग्री के एंगल पर, ये देखिए ऐसे करके ऐसे 90 डिग्री के एंगल पर, ऐसा लग रहा है यहाँ से निकल रहा है। और ऐसे मेटल की सरफेस को हमेशा परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करेगा। इस तरह से देखिए फील्ड लाइन जैसे ऐसा लग रहा है कि अट्रैक्ट करता है, ऐसे ये देखिए ये ऐसे जा रहा है, ऐसे अट्रैक्ट करता है। पहली बात तो इस तरह से बनाते हैं। रुकिए बेटा, पहले ध्यान से सुन लीजिए। तो मेटलिक स्फीयर मैंने फील्ड में रखा, तो मेटल की सरफेस को फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर रही है। दूसरी बात बेटा सुनिएगा ध्यान से, अब सही से समझिए। मान लीजिए बेटा ये कोई कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर स्फीयर है, इसका कोई थिकनेस मैं दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आने लगे। अच्छा देखिए, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, इसलिए अंदर कोई फील्ड लाइंस भी नहीं होगा। फील्ड लाइंस वहाँ प्लॉट करोगे जहाँ फील्ड है, यहाँ फील्ड है ही नहीं तो फील्ड लाइंस क्यों प्लॉट करेंगे। दूसरी बात बेटा, यहाँ पर देखिए इस तरह से बेटा ये स्फीयर है, देयर इज सम थिकनेस, ये देखिए अंदर से खोखला है, अंदर से ये हॉलो है, और इतना इसका वॉल का थिकनेस मैंने दिखाया। एज वी नो कि इनसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होता है। नाउ अब मैं किसी चार्ज को यहाँ पे रखूँ, सेंटर पे रखूँ, तो यहाँ पर बेटा मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर क्या होता है, फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगी और मेटल की सरफेस को परपेंडिकुलरली काटेंगी। आराम से सुनना, मेटल की सरफेस को परपेंडिकुलरली काटेंगी, ये ठीक है, ऐसे काटेंगी। और अंदर भी फील्ड नहीं होता है, अंदर फील्ड लाइंस भी नहीं बनाएंगे। फिर ये बाहर की तरफ फील्ड लाइंस ऐसे निकलेगी, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। ये डायग्राम बहुत आसान है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ट्विस्ट कहाँ पर है ये सुनिए, ट्विस्ट यहाँ पर ये बेटा कि मान लीजिए चार्ज सेंटर पर ना हो। भैया तुम तीनों बाहर निकल जाओ प्लीज, जरा चले बाहर गैलरी में गलियों में घूमो जरा प्लीज, तीनों, विवेक और राइट हैंड लेफ्ट, प्लीज यार पढ़ाने दे यार प्लीज। तो तुम बात करोगे हम कैसे पढ़ा देंगे, या तो तुम बोले हम बोले, एक ही बात हो सकता है ना। विवेक तुमने फीस जमा करा कि नहीं कराया? फीस जमा करा तुमने? हाँ थोड़ी रह गई। अच्छा सोच, ये फीस जमा करा और बोल रहा थोड़ी सी रह गई है, मतलब फीस इसने थोड़ा बहुत तो जमा किया होगा। तो शर्म कर बेटा, थोड़ा पढ़ ले। वो रोएगा, पापा का सपना पूरा करने आया है। देखिए अब सुनिए, यहाँ पर बेटा ध्यान से सुनिए, ध्यान से। यहाँ पर बेटा ये जो मेटल स्फीयर है, ये वॉल का सम थिकनेस है, और अब यहाँ पर मान लीजिए चार्ज सेंटर पे न रख के कहीं यहाँ रख दें। मान लीजिए चार्ज यहाँ रख दें, और अब हमसे बोलेगा 4 ऑप्शन में कि फील्ड लाइंस प्लॉट करेगा। 4 ऑप्शन में पहचानना होगा कौन सही है। एक्चुअली क्या होता है बेटा,
यहाँ से फील्ड लाइंस तो रेडियली आउटवर्ड निकलती है, मेटल की सरफेस को हमेशा परपेंडिकुलरली काटेगा, ये भी ध्यान रखना है। फील्ड लाइन से ऐसे आएगा, परपेंडिकुलरली काटेगा। अब यहाँ से फील्ड लाइन रेडियली आउटवर्ड निकलेगा तो ऐसे नहीं कटेगा, ये देखो परपेंडिकुलर नहीं कटा। एक्चुअली क्या होता बेटा, यहाँ पर फील्ड लाइन इस तरह से ऐसे कटेगा, इस तरह से ऐसे कटेगा, ऑलवेज परपेंडिकुलरली कटेगा। जो परपेंडिकुलर होगा वो रेडियस ही हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो टेंजेंट होगा रेडियस होगा। तो एक्चुअली क्या होता है यहाँ पर बेटा, दरअसल क्या होता है बेटा, ये जो चार्ज Q होता है उससे फील्ड लाइन अपने आप कर्व हो जाएगी, और कर्व बिल्कुल आराम से सुनते रहेगा, पहले मेरे बातों को सुनिए, कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करिए। अब आप सोचिए सर ऐसे क्यों होता है सर, रीजन बताओ सर, मुझे नहीं पता, रीजन बताओ। एक्चुअली क्या होता है, ये जो चार्ज होता है बेटा, इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। चार्ज यहाँ बहुत नजदीक रहते हैं, यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इसके सरफेस पर अपीयर होते हैं, विच इज नोन एज द इंडक्शन, है ना, इसको बोलते हैं इंडक्शन। इंडक्शन में मेटल के पास जैसे यहाँ अंदर पे चार्ज रखा है, तो इसमें यहाँ इंडक्शन होता है, नेगेटिव चार्ज यहाँ अपीयर होता है। चूंकि यहाँ ज्यादा प्लस है तो नेगेटिव यहाँ बहुत सारे होंगे, फिर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी कम होती जाती है, सबसे कम यहाँ पर होता है, क्योंकि यहाँ पर फोर्स कम लगेगा, यहाँ फोर्स ज्यादा रहेगा। यहाँ ढेर सारे नेगेटिव चार्ज आएंगे, यहाँ नेगेटिव चार्ज कम आएंगे, फोर्स भी कम लगेगा। जैसे जैसे इधर आएगा चार्ज का भीड़ बढ़ता चला जाएगा। अब सुनिए, इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज अंदर अंदर मिलेगा आपको, है ना, ये नेगेटिव चार्ज ड्यू टू इंडक्शन हुआ बेटा। ठीक, अब यहाँ पर जो फील्ड लाइंस होती है देखिए इस तरह से ड्रॉ किया गया बेटा, हमेशा मेटल की सरफेस को परपेंडिकुलरली काटेगा। अब जैसे ये देखिए, इसको यहाँ पर ऐसे रखेंगे, ऐसे फील्ड लाइंस करेगा, सेंटर की तरफ से आ रहा है, मेटल की सरफेस को लेगा, रेडियस के लॉन्ग आ रहा है, परपेंडिकुलरली कटेगा, इस तरह से देखिए परपेंडिकुलरली कटेगा। ठीक, लेकिन मजे की बात है, जो ट्विस्ट है, जो मजेदार बात है वो ये बेटा कि बाहर के सरफेस पर, अब जैसे मैं आपसे बोलता था कि अगर कोई कंडक्टर, जैसे मान लो दिस इज द कंडक्टर, अगर मैं बोलता था कि बेटा यहाँ प्लस Q चार्ज है, तो आप बोलेंगे सर नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा और उतना ही पॉजिटिव चार्ज इसमें यहाँ आएगा। कंडक्टर है ये, है ना, इसमें इंडक्शन होता है, जितना नेगेटिव इधर उतना ही पॉजिटिव इधर। तो आप बोलेंगे सर इसमें नेगेटिव चार्ज इनर सरफेस पे आएगा, पॉजिटिव चार्ज आउटर सरफेस पे आएगा। बिल्कुल आएगा, लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज आता है बेटा वो बाहर के सरफेस पर एकदम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एकदम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एकदम मजे से डिस्ट्रीब्यूशन होता है यूनिफॉर्म वाला। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि सर ऐसा क्यों हुआ, यहाँ अंदर की सरफेस पे नेगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है, बल्कि यहाँ पर बहुत सारा नेगेटिव चार्ज है। धीरे धीरे नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी यानी जो भीड़ है वो कम होती जा रही है, नेगेटिव चार्ज यहाँ बहुत कम होगा, फिर इधर से इधर चलने पर बढ़ता जाएगा, तो यहाँ बहुत सारा है। तो सर उसी तरह से पॉजिटिव चार्ज यहाँ बहुत सारा होना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है बेटा कि ये जो मेटल होता है वो एक शील्ड वॉल की तरह काम करता है। दरअसल क्या होता है, जैसे सोचिए पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज, अब कोई पॉइंट पकड़िए, ये कोई पॉइंट पकड़िए जो आपको दिखाई दे रहा होगा। अब इस पॉइंट को देखिए, यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 10 न्यूटन पर कूलम होता है, इस पॉइंट जैसे 10 न्यूटन पर कूलम, तो ये नेगेटिव चार्ज बेटा इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं कि ये इसकी वजह से 10 न्यूटन पर कूलम, तो नेगेटिव चार्ज जैसे टुवर्ड्स द चार्ज उतना ही 10 न्यूटन पर कूलम, तो इफेक्ट हो जाता खत्म। अब कि कोई भी पॉइंट लेंगे, इसकी वजह से जो फील्ड होगा नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड समाप्त हो जाता है। तो क्या होता है, ये नेगेटिव चार्ज जो है इसकी इफेक्ट कहीं भी आ रहे होंगे, इसकी वजह से कहीं पर भी फील्ड का इफेक्ट होगा, ये नेगेटिव चार्ज उसको काट देगा, ये उसको काट के रख देगा। यूं समझो कि अगर सेंटर ऑफ मास की तरह सोचे तो इस चार्ज का सेंटर यहीं पर आएगा, ये नेगेटिव चार्ज का सेंटर, ये प्लस क्यू है, तो ये टोटल नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू में होगा और उसका सेंटर यहाँ पर होगा। अब सोचिए जहाँ पर प्लस क्यू वहीं पर माइनस क्यू है, तो टोटल जीरो हो जाएगा, तो इफेक्ट खत्म। ये जितना जहाँ पर फील्ड करेगा उसका ये नेगेटिव चार्ज उसको खत्म कर देगा। तू डाल में पाती वाला होगा, तू जहाँ पर वहीं पर मैं उल्टा करूंगा और खत्म कर दूंगा, इसको बोलते हैं शील्डिंग, दिस इज कॉल्ड द शील्ड हो गया भैया। तो यहाँ पर बेटा ये नेगेटिव चार्ज कैसे, इसके चार्ज का इफेक्ट खत्म हो जाता है। बाहर में जो चार्ज होता है वह चार्ज इसके अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, क्योंकि ये नेगेटिव इसके इफेक्ट को खत्म कर चुका है। अब कोई भी चार्ज हम स्फीयर को देते हैं तो वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसलिए बेटा बहुत सिंपल सी बात ये है कि अब आपको ये कंसेप्ट दिमाग में रखना है, और मैंने डायग्राम साफ साफ बनाया है। अगर इस तरह का डायग्राम मिलता है, आप बोलेंगे देखिए अंदर के फील्ड कर्व रहेगा, बाहर तो फील्ड एकदम मजेदार होता है, जैसे एकदम फील्ड लाइन जैसे रेडियली आउटवर्ड निकलता है ना, उसी तरह से रेडियली आउटवर्ड। कोई पूछेगा बाहर की तरफ फील्ड जो है इस तरह से मोड़ नहीं रहे हो भाई, कर्व नहीं कर रहे हो, है? तो बोलेंगे नहीं भाई, मेटल की सरफेस को परपेंडिकुलर काटता है।
और बाहर पे जो चार्ज होता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो पूछेगा अरे यार चार्ज तो अंदर सेंटर पे नहीं है, इधर है, तो बोला उससे को मतलब नहीं है। इनर सरफेस पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा, अपोजिट चार्ज, उसकी इफेक्ट को कैंसिल कर देगा। तो बाहर पे जो चार्ज होता है उसके डिस्ट्रीब्यूशन तो वैसा नहीं होता, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसलिए बेटा यहाँ पर आपको इस तरह का कंसेप्ट बनाना है और इसे याद भी रखना है, बना भी जाएगा। शांत, क्या बाहर के सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? इनर सरफेस पे चार्ज यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म कब? जब अंदर में रखा चार्ज सेंटर पे नहीं होगा। अंदर में रखा चार्ज सेंटर पर, इस डायग्राम में सेंटर पे नहीं है, इसीलिए अंदर पे चार्ज जो है नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। बोलो बात समझ में आ गई? थोड़ा जल्दी लिखो। हो गया बेटा? मिटाया जाए। कृपया शांति, कृपया शांति। शांति बनाएंगे रखेंगे तो ठीक रहेगा। आओ मिलकर मिटाएं, आओ मिलकर मिटाएं। चलिए ध्यान दीजिएगा बेटा। ऐसा कौन जाता है भाई? कौन गया? हाँ सृष्टि बोलो। अरे तुम्हें पहले बोलना चाहिए था ना। देखिए देखिए बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस में मैं बोलना चाहता हूं, देखो सबसे पहली बात तो यह सुन लीजिए, अपनी दुनिया है, दो दोस्त हैं, अपनी बातचीत में लगे हैं। अच्छा जो ऐसी एक्टिविटी करता है ना, मैंने उसका देखा है, फीस वो पूरा जमा करके बैठेगा। इस मामले में बहुत ही ओबीडिएंट रहता है, मैंने देखा है, इस मामले में ओबीडिएंट रहता है, फीस वो पूरी देगा कंप्लीट। उसे मालूम है कि हमें कोई एक पॉइंट पे तो स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। फीस पूरी जमा होगी, ग्रीन कार्ड धारी होगा यहाँ का, ग्रीन कार्ड धारी होगा ना, ग्रीन कार्ड धारी होगा। और उसके बाद आराम से दो दोस्त, फ्रेंडशिप हो गई यहाँ पर, नए दोस्त बनाए और फिर लगे ना दोनों पीला शर्ट पहन के आया। फोन पे बात क्या होगा, आज हम लोग पीला पीला पहनेंगे, ठीक भाई पीला पीला पहनते हैं। और दोनों पीला शर्ट पहन के आया है और दोनों अपना दोस्ती बातचीत कर रहा है, बिल्कुल हाँ भाई ठीक बढ़िया, छुट्टी के बाद यहाँ चलेंगे घूमने, चल ठीक है भाई। और दोनों अपना बातचीत में लगा हुआ, चलो ठीक। और हम कह रहे हैं क्या, सीखो उस लड़के से जो बिल्कुल लास्ट लाइन में बैठा है कोने में मास्क लगा के, उस लड़के से सीखो। आप उसके पद चिन्हों पे चलो, वो आपको जरूर एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगा। उसके पद चिन्हों पे चलो, उसको फॉलो करो। आओ और कभी भी मन भटके तो उसको देख लिया करो, वो क्या कर रहा है, अच्छा वो ये कर रहा है, वो जो भी करता है बहुत अच्छा करता है।
वॉल्यूम कम कर दे। अच्छा तुम लोग भी कान बज रहे क्या? अच्छा कान पे लग रहे। भैया जरा वो भैया, अरे चाचा जरा वॉल्यूम कम कर दीजिए। इसलिए बोलता हूँ बनो तो उसके जैसा बनो, एकदम शांत। हाँ बस ठीक है, अब ठीक है। हाँ अब सुनिए बेटा, हेलो हाँ बोले, हेलो हेलो, अब सही है। चलो चलो ठीक है, बैठ जाओ। अब सही है। चलिए आखिरी पॉइंट इसमें सुन लेते हैं। फील्ड लाइंस बेटा, अच्छा बहुत अच्छा। फील्ड लाइंस बेटा कॉन्टिन्यूअस लाइंस होती हैं। फील्ड लाइंस किसी चार्ज की वजह से कॉन्टिन्यूअस होती हैं, सडन ब्रेकेज नहीं होता है। अगर सडन ब्रेकेज होगा तो दो ही कारण से होगा, या तो उसके रास्ते में कोई मेटल आ गया होगा या कोई चार्ज आ गया होगा। अदरवाइज अगर क्वेश्चन बोलता है कि किसी चार्ज की वजह से फील्ड लाइन यानी कोई दूसरा चार्ज आसपास नहीं है, तो फील्ड लाइंस विल बी कंटिन्यूअस, कहीं भी सडन ब्रेकेज नहीं होगा। तो आप यहां पर लाइन लिख लीजिए, फील्ड लाइंस आर continuous line, continuous line, ठीक है। पहले यहां समझ में आया। यहां पर एक बात बेटा समझिएगा ध्यान से, फील्ड लाइंस तो हमने पढ़ लिया, जो इंपॉर्टेंट बातें वो हमने समझ लिया, ठीक है ना। अब हेडलाइन देते हैं, हेडलाइन दीजिएगा, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, motion of charge particle, motion of charge particle in uniform filled region, motion of charge particle in uniform filled region, in uniform filled region, uniform filled region। देखिए आराम से सुनिए पहले कि मैं क्या बता रहा हूं। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म फील्ड रीजन। पहली बात तो बेटा फील्ड शुड बी यूनिफॉर्म, उस रीजन में हम चार्ज के मोशन के बारे में पढ़ेंगे, तब जाके हम क्वेश्चन बनाने के लायक होंगे। अभी आप नालायक हैं क्वेश्चन बनाने में, अरे नालायक का मतलब क्वेश्चन बनाने लायक नहीं है, ठीक है, लेकिन आप कुछ देर में लायक बन जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा प्लीज प्लीज प्लीज। पहली बात बेटा इसमें सुनिए ध्यान से, पहली बात बेटा अगर मान लीजिए ये यूनिफॉर्म फील्ड है और क्वेश्चन में ऐसा कुछ हो कि चार्ज जो है इसे छोड़ा गया या प्रोजेक्ट किया गया इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड या अपोजिट टू द फील्ड, यानी यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि व्हेन चार्ज इज रिलीज, व्हेन चार्ज इज रिलीज, ठीक है, रिलीज। अब रिलीज यहाँ पर हो सकता है कि फ्रॉम रेस्ट छोड़ दे या फिर प्रोजेक्ट करके छोड़े, व्हेन चार्ज इज रिलीज। रुकिए पहले ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। और प्रोजेक्टेड या फिर प्रोजेक्ट किया गया होगा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ठीक। अब इस कहानी में ऐसा अगर सवाल आता है बेटा, इस कहानी को डील कैसे करते ये सुनिए। यहां पर बेटा जैसे मान लीजिए, पहले तो समझ लीजिए एक चार्ज है Q, अगर मैं इसे छोड़ दूं तो पहली बात ये समझ लीजिए ध्यान से, ये जो चार्ज है अगर ये पॉजिटिव नेचर का चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड में इसे छोड़ेंगे, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर है, ये यूनिफॉर्म फील्ड है, हर जगह फील्ड जो है वो ई होएगा और डायरेक्शन सामने की तरफ, राइट की तरफ, इधर की तरफ, एरो इधर है, फील्ड हर जगह इधर ही होएगा। अगर पॉजिटिव चार्ज छोड़ते हैं तो पहली बात आपके दिमाग में हर वक्त होना चाहिए कि पॉजिटिव चार्ज को फील्ड में छोड़ोगे तो इसमें जो फोर्स लगता है वो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड होता है, और नेगेटिव चार्ज को छोड़ोगे तो इसमें जो फोर्स लगता है हमेशा अपोजिट टू द फील्ड होता है। ये लाइन आपको याद रखनी है। रीजन सुन लो क्यों, सिंपल सी बात है। फील्ड अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर
इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे प्लस क्यू रखा हूं, फील्ड इधर है। तो एक बात बताइए, ये फील्ड इधर की तरफ है, तो डेफिनेशन याद करिए, किसी पॉइंट पर फील्ड पता करने के लिए मैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखता था। अब जैसे मैं +1 कूलम चार्ज रखूंगा और फोर्स इधर महसूस किया, तभी तो बोलता हूँ फील्ड इधर है। वो टेस्ट चार्ज इधर भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उधर ही फील्ड होता है। तो यानी कि पॉजिटिव चार्ज के द्वारा फोर्स इधर एक्सपीरियंस हो, तभी तो फील्ड इधर बोलते हैं। अब वो चाहे +1 कूलम हो, +2 कूलम हो, प्लस में कोई भी चार्ज हो, उसमें फोर्स फील्ड की तरफ लगा, तभी तो फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इधर आई। तो बहुत सिंपल सी बात है कि पॉजिटिव चार्ज को अगर हम फील्ड में रखते हैं तो फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड होता है, और ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज पे फोर्स उल्टे तरफ लगेगा। -q रखेंगे तो फील्ड के अपोजिट फोर्स लगेगा। अब सुनिए, ये जो फोर्स होता है बेटा, बहुत लोग के दिमाग में हमेशा कूलम्स लॉ घूमता रहता है, वो कूलम्स लॉ याद करते रहते हैं। Q1 Q2 है, सेपरेशन R है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है K Q1 Q2 अपॉन R²। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि ये K Q1 Q2 R² ये फोर्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई दूसरा चार्ज नहीं पता है, या इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। तो यहाँ पर जो है K Q1 Q2 R² नहीं लगाएंगे, ये तो दो पॉइंट चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स है। यहाँ पर जो हम लोग फोर्स लिखते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, सिंपली कॉन्सेप्ट ऐसे लगाते हैं। हम लोग जानते हैं बेटा, इस पॉइंट को जानते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अगर Q चार्ज ने फोर्स F महसूस किया तो यहाँ पर E बराबर है बाई Q। तो हम ये फॉर्मूले से फोर्स सॉल्व करेंगे, F इक्वल टू QE। अगर मैंने यहाँ पे Q चार्ज रखा है, इसमें जो फोर्स होगा वो F इक्वल टू होगा QE, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले तो फोर्स इस तरह से कैलकुलेट करना है ना। दूसरा पॉइंट सुनिए, यहाँ पर बेटा ये जो फोर्स है बेटा, ये कांस्टेंट फोर्स है। कैसे? क्योंकि अगर ये पार्टिकल चलता है तो चलने से चार्ज पर कोई असर नहीं पड़ता है। चार्ज इज इनवेरिएंट इन नेचर, चार्ज मोशन के साथ ना बढ़ेगा ना घटेगा। ये मास की तरह नहीं है कि अगर कोई पार्टिकल में मास है, उसे लाइट की स्पीड से चलाओ या लाइट की स्पीड के कंपैरेबल करो तो मास बढ़ जाता है, बट चार्ज के साथ ऐसा नहीं है। चार्ज को, इलेक्ट्रॉन को तुम चाहे कितनी भी स्पीड से चला लो, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन विल रिमेन सेम, मास सेम नहीं रहता है। मास अगर बढ़ेगा तो रिलेटिविस्टिक स्पीड जब ले आओगे, रिलेटिविस्टिक स्पीड का मतलब होता है बेटा कि स्पीड कंपैरेबल विद स्पीड ऑफ लाइट। वैसे हालात में मास बदलने लगता है, बट इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज या कोई भी चार्ज बॉडी पे जो चार्ज है वो चार्ज वेरी नहीं करता है। इसीलिए बोलते हैं चार्ज इज इनवेरिएंट इन नेचर। तो यहाँ पर बेटा चार्ज फिक्स है और यूनिफॉर्म फील्ड है, फील्ड भी फिक्स है। तो हम बोलते हैं कि फोर्स ऑन द चार्ज विल बी कांस्टेंट, विल बी यूनिफॉर्म, यानी चार्ज यूनिफॉर्म फोर्स लगेगा। अगर मुझसे कहता है कि सर एक्सेलरेशन फाइंड करो, तो एक्सेलरेशन इस फोर्स की वजह से न्यूटन्स लॉ मोशन A बराबर F अपॉन m, फोर्स होगा QE अपॉन m, यानी एक्सेलरेशन ये होगा। अब रिलेटिविस्टिक स्पीड सोचते भी नहीं है क्योंकि इतना बड़ा हो नहीं पाएगा, तो मास इज कांस्टेंट, चार्ज इज कांस्टेंट, फील्ड इज कांस्टेंट, सो एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। और ध्यान रखिए, पॉजिटिव चार्ज में एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, नेगेटिव चार्ज में एक्सेलरेशन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, एंड दिस एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। और हम जानते हैं अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड है, इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड है। जैसे देखिए यहाँ पर यही बात, सही बात क्या है सर, ये इस केस में इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड है सर, इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड है। और अगर इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड है तो तुम पूछ के तो देखो कि सर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 2 सेकंड बाद वेलोसिटी, यार एक्सेलरेशन तुमको मालूम है, 2 सेकंड बाद वेलोसिटी कह रहा है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो ना। बोलेगा 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम, या 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस, अरे यार सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लो ना। फिर बोलेगा वेलोसिटी इधर नहीं अपोजिट दे दिया, बोलेंगे उससे क्या, अरे भाई रिटार्डेशन होगा, या वेक्टर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ मोशन ले लो, इक्वेशन ऑफ मोशन का वेक्टर फॉर्म, सारे आंसर मिलके आ जाएंगे सामने। एक बार हम कहाँ कंफर्ट फील करते हैं, ये देख करके फिर कंफर्ट फील करते हैं कि यार एक्सेलरेशन विल बी यूनिफॉर्म, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जब जब रहता है तब तब इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड होता है। डरना नहीं, अपने आप
बात को संभालना। सेठन ये बहुत काम है बेटा। हाँ आराम से भैया, थोड़ा जल्दी प्लीज बेटा, थोड़ा जल्दी प्लीज। धैर्य रखना। विकेट कुछ लोग का गिर चुका है बेचारे, अपना सो करके अपना नींद पूरा कर रहे हैं। तो तू भी पहली बार गाड़ी के पीछे, तू भी पहली बार सो रहा बेटा बच्चा क्लास के अंदर, है ना? अभी नाश्ता पानी हो गया क्या तुम लोग का? अच्छा वो तो ब्रेकफास्ट तो सुबह ही हो गया होगा। अब तो लंच का टाइम, फिर डिनर आ जाएगा, अगले घंटे बाद डिनर का टाइम हो जाएगा, फिर रात को चलेगा प्रो डिनर। डिनर 2.0, डिनर 3.0 चलता रहेगा। अरे सोनी दीदी, अरे ये तेरा हटाना पड़ेगा बहुत बड़ा ऊपर। स्टॉप बेटा, बेटा आते बेटा। अच्छा सुनिए, समझिए, एक मिनट मैं बोलूं। अब सुनिए, बेसिकली बेटा आप इसको अपने नजरिए से अगर ठीक से देखें, जरा सुनिए ध्यान, तो आप इस वाले पूरी कहानी को जानते हैं अच्छे से। दरअसल क्या, इसको आप को रिलेट करिए ऐसे, आप इसको को रिलेट करिए इससे। जैसे आप सोचिए, आपने मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ा है। मोशन अंडर ग्रेविटी में जैसे हम यहाँ पर सरफेस से किसी बॉडी को ऊपर फेंकते हैं, या टावर की हाइट से किसी बॉडी को छोड़ देते थे, रिलीज कर देते थे, या टावर के टॉप से किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करते थे। अच्छा, स्ट्रेट लाइन में चलना मतलब ऐसे फेंकना है। इन सभी केसेस में बेटा हम जानते थे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लग रहा है, अगर आपने ऊपर फेंका है तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, टाइम ऑफ एसेंट का फॉर्मूला, टाइम ऑफ डिसेंट का फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ से छोड़ा, ग्रेविटी नीचे लग रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम, हाइट, स्पीड सब देख सकते हैं। फेंक रहे हैं, ग्रेविटी नीचे लग रहा है, और यहाँ से यहाँ तक में टाइम, डिस्टेंस, स्पीड जो पूछेगा बना लेते हैं। लाइक वैसे ही आप जैसे जी को समझिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लाइक वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे एक्सेलरेशन जो होता है उसे ग्रेविटी की तरह सोचिए। रुकिए पहले ध्यान से, बस इसमें मैंने ऐसे बनाया डायग्राम। अगर मैं बोलूं कि बेटा एक काम करो, ये बॉडी वैसे फेंको और ग्रेविटी ऐसे हो, तो बोलना सर अपनी मुंडी आपने टेढ़ा कर दिया होगा, मुंडी टेढ़ा करके ऐसे देख रहे हो तभी डायग्राम है। प्रॉब्लम क्या है, ऐसे बनाओ ऐसा बनाओ, ग्रेविटी इधर लग रहा है, आपकी बार ऐसे सोच के चलो। अब यहाँ पर बेटा अगर हम इस तरह से समझे क्वेश्चन को तो कितना आसान पड़ेगा। ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना प्लीज। अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा एक काम करो, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो नीचे की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है, जैसे ग्रेविटी नीचे की तरफ होती है। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन को हम Q/m समझ लेंगे, यानी वहां पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मैं बोलूं इस फील्ड में किसी चार्ज को मैंने फील्ड के अपोजिट प्रोजेक्ट करा, व्हाट विल बी द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपोजिट टू द फील्ड। अरे यार सिंपली मैक्सिमम डिस्टेंस इधर की तरफ, अरे यार वो h max बराबर u² होता है, बस ये g की जगह Q/m लगा देंगे, Q/m लो जी हो गया, दिस इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपोजिट टू द फील्ड। जैसे ग्रेविटी है लाइक वैसे ही फील्ड है, अपने सोचने का नजरिया अगर आप आसान कर लो तो सवाल बनने लगेगा। अब जैसे कोई बोलता है यार वो इस फील्ड में ना चार्ज को मैंने यहाँ से छोड़ दिया, अरे छोड़ दिया, अच्छा
बताओ h डिस्टेंस ट्रैवल करने में टाइम, अरे यार t बराबर √2h/g, पढ़े थे ऐसा कुछ फार्मूला, √2h/g की जगह क्या रख देंगे q/a, एंड हमारे पास क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो हम इस नजरिए से देखिए कि जिस तरह से ग्रेविटी होती है बेटा, उसी तरह से एक्सेलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड है। बस वहां 9.8 सोचते हैं, q/a लेते हैं, बात खत्म हो जाती है। मेरी बात समझ में आ रही है? अब जैसे समझिए, बिल्कुल आराम से समझिए। अब जैसे यहाँ पर बेटा सुनिए, अब जैसे मान लीजिए दूसरी बात यहाँ पर ये समझिए आराम से। अब जैसे मान लीजिए बेटा मैं आपसे सिंपल कहूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है। एक्सेलरेशन अगर किसी चार्ज पार्टिकल को छोड़ते हैं तो q/m नीचे की तरफ होगा। अब आपसे क्वेश्चन बोलेगा, यार जानते हो किसी चार्ज को ना ऐसे करके प्रोजेक्ट किए u वेलोसिटी से, तो बोले यार सर प्रोजेक्टाइल की बात करो यार, आप प्रोजेक्टाइल की बात करो। प्रोजेक्टाइल में ऐसे पढ़ते हैं हम लोग, प्रोजेक्टाइल मोशन में ऐसे ही पढ़ते हैं। सोचिए देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन में वैसे ही पढ़ते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनना बेटा। प्रोजेक्टाइल मोशन में वैसे ही पढ़ते हैं कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल सरफेस से किसी बॉडी को ऐसे फेंकते हैं जिसमें ग्रेविटी नीचे की ओर लगता है, थीटा एंगल में लगता है, और यहाँ पर ये प्रोजेक्टाइल इस पाथ पे चलता है। हम लोग पढ़ते थे टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2u sin θ/g, रुक जाइए, 2u sin θ/g। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला u² sin² θ/2g। अब एक बात समझिए, रेंज का फॉर्मूला, रेंज ये r, u² sin 2θ/g। ऐसा करके हमने रेंज भी पढ़ा था। अब आप सोचिए, केवल क्या बोला, देखिए बेवकूफ बनाने के लिए है, बोला यार वो ना चार्ज को ना जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और ये परपेंडिकुलर लाइन के साथ थीटा एंगल बनाते ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया। व्हाट विल बी द टाइम? बोला जैसा टाइम ऑफ फ्लाइट, लो 2u sin θ/g, g की जगह क्या लिखेंगे q/a, बस जहां वहां पर g है यहाँ q/a है। बोलेगा मैक्सिमम हाइट बताओ, मैक्सिमम हाइट इज द, क्या लिखेंगे u² sin² θ/2, g की जगह q/a। लो जी हो गया जी, नहीं आ रहा समझ में? फिर रेंज का फॉर्मूला u² sin 2θ/g, g के जगह कितना लिखेंगे q/a। लो जी हो गया जी, नहीं जानते? हो गया? शांति। बेटा है इधर बिठा दूं? अच्छा बताओ कौन सा पाथ फॉलो करेगा, जल्दी बताओ। पैराबोलिक पाथ, अरे जानते हो
यहाँ पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है, यहाँ भी पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब जैसे देखो बेटा, आराम से सुनो भैया, आराम से सुनो सब लोग, जरा ध्यान से बताना। अच्छा एक चीज और देखिएगा बेटा, जरा बताइएगा इसमें, सब लोग बताइएगा। अच्छा आप जानते हैं कि अगर टावर के टॉप से किसी बॉडी को मैं यहाँ से हॉरिजॉन्टली फेंक दूँ जहाँ पर ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड है, हम जानते हैं बेटा इस पाथ को फॉलो करते से गिरेगा। मान लीजिए टावर क्या है, भाई है, और ये टावर के फुट से x डिस्टेंस पर जाके गिरता है, तो y बराबर हम लोग पढ़े थे gx² यहाँ पर बेटा ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कहलाता है, पाथ का इक्वेशन कहलाता है। बोलो ठीक। यहाँ पर बेटा अगर मैं आपसे बोलूँ, बिल्कुल ध्यान सुनना, ये प्लेट है और इसमें ये पॉजिटिव चार्ज है या ये नेगेटिव चार्ज है, बिल्कुल ध्यान से सुनना, ये पॉजिटिव चार्ज है, और मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर फील्ड जो होता है प्लस से माइनस की तरफ होता है, ठीक है, प्लस से माइनस की तरफ, सोच के बताना जरा ठीक से, प्लस से माइनस की तरफ यहाँ पर फील्ड है। ओके, यूनिफॉर्म फील्ड है, जैसे ग्रेविटी यूनिफॉर्म है यहाँ पर, उसी तरह यहाँ फील्ड यूनिफॉर्म है। अब यहाँ पर बेटा किसी चार्ज पार्टिकल को मैं प्लस क्यू चार्ज है जिसका मास m है, उसे मैंने परपेंडिकुलरली यहाँ पर देखिए फील्ड के परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट किया। पहली बात तो हम ये जानते हैं पॉजिटिव चार्ज है, फील्ड जिधर उधर ही फोर्स महसूस करेगा, और ये यहाँ से ऐसे फोर्स महसूस करके और इधर से यहाँ से निकलेगा। ठीक है, अगर मुझसे कहता है कि ये वाला जो डिस्टेंस है वो x है, ये वाला डिस्टेंस x है और ये y है, तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मैं इस तरह का भी डायग्राम यहाँ बना सकता था, लेकिन मैंने आपसे सोचा कि आप थोड़ा दिमाग ज़्यादा इस्तेमाल करें। इन दोनों में कंपेयर करके जिस तरह से मैंने इक्वेशन लिखा है, क्या यार कंपेयर करके इस तरह का इक्वेशन जहाँ लिखा वो यहाँ लिख सकते हैं? अब जरा मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ ग्रेविटी किधर है? वहाँ ग्रेविटी, वहाँ कितनी लेनी ग्रेविटी की वैल्यू? m। टावर की हाइट कितनी है वहाँ? टावर की हाइट कितनी है? पाई। टावर की हाइट पाई है। अरे सोनी दीदी, ये टावर है, हॉरिजॉन्टली फेंक दिया, नीचे गिर रहा है, जैसे यहाँ हॉरिजॉन्टली फेंक दिया, नीचे गिर रहा है, नहीं आया। टावर की हाइट कौन सी है? पक्का? टावर के फुट से कितनी दूरी पर जाके गिर रहा है चार्ज? पक्का? तुम लोग तो बैल में तो जानता हूँ अच्छे से, तैराक प्राणी बैठे हैं, वो प्राणी जो हरा घास देख के खुश हो जाते हैं, उनको मैं क्या समझूं भाई? बैल बुद्धि। हाँ सृजन तो, लेकिन देखो सृजन बहुत लॉजिकली सोच रही है, सृजन कुछ नहीं, चार्ज गिर क्यों नहीं रहा कम बकर? चार्ज गिर कर बेटा आ जाता है, क्या काम है? अरे वी आर कंसीडरिंग ओनली द इलेक्ट्रिक फोर्सेस, नॉट कंसीडरिंग द ग्रेविटेशनल फोर्स। प्यारे बैल, हाँ अब मुझे बताओ टावर की हाइट पाई है x? देखो लिखते हुए बैल दिखाओ, लिखना ही बंद नहीं कर रहे हैं, इतना लिखने में मशगूल है। टावर की हाइट बताइए, टावर के फुट से कितने डिस्टेंस पे चार्ज किया? पक्का? ज्यादा दिक्कत है तो इस डायग्राम को ऐसे पलट दो, 180 डिग्री ऐसे पलट दो, लो 180 डिग्री पलट देते हैं। प्यारे उल्लू, मुझे लगा थोड़ा बुद्धि लगाओगे, मुझे लगा थोड़ा बुद्धि लगाओगे, इस तरह का डायग्राम देते तो बना दोगे। अच्छा बताओ, इधर ध्यान दो, अब यहाँ से चार्ज को गिराया और यहाँ पर फेंका हॉरिजॉन्टली, अब सही लग रहा है? हम ऐसे करके आगे गिरा यहाँ पर, अरे तो ये वही था ना, ये बना या ये बना, बात तो एक ही है। अच्छा बोल रही है सीजन, सर आपने गलत किया, आपको तो ये बनाना चाहिए था। अरे तो क्वेश्चन क्या तुम्हारे कंफर्ट के अकॉर्डिंगली बनता है कि सिटीजन को ये समझ में आता है, इसीलिए पूरा ऑल इंडिया इसी को बनाएगा।
इसको नहीं बनाएगा तो डायग्राम है, ऐसे बना दे। साथ चाचा एक सेकंड, कृपया बाहर की तरफ ध्यान देंगे, जो नहीं पढ़ना वो बाहर घूम रहे हैं, आप परेशान हो जाइए। आप इधर ध्यान दीजिए, और जब भी आपका मन इधर भटके तो आप उस लड़के को देख लिया कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप उस लड़के को देख लिया कि वो क्या कर रहा है, वो शांत बैठा है, अपनी दुनिया में मस्त है। हाँ देखो, ठीक है, देखो देखो, खड़े हो गए, देखो खड़े हो गए, देखो देखो लड़का क्या कर रहा है, बैठा हुआ मस्त लड़का है। हाँ ध्यान दीजिए। चलिए यहाँ बताइए, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, रिलेशन बिटवीन y एंड x, y बराबर जी 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 q e अपॉन n। आगे बढ़िए, बस हो गया जी। इसको ऐसे लिख लीजिए, q e x स्क्वायर अपॉन 2mu स्क्वायर। इन छोटी छोटी बातों में लोग जान देते हैं। शांति, आराम से लिख पड़े बेटा। हो गया, मिटाता हूं भैया, सब व्यर्थ है भैया, सब लड़की आज गार्गी ने दोस्ती तोड़ दिया। हाँ हाँ, सृष्टि सृष्टि लिख रही है, आराम से आराम से आराम से बेटा, अभी तो टाइम भी है बेटा। हाँ अच्छा सुनो बेटा, इसमें जो है 2-3 क्वेश्चन करते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पोर्शन तो निपट गया है, अब इसके आगे पोटेंशियल एनर्जी की कहानी है। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल और रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल। अच्छा मैं एक बात बता देता हूँ, मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक किस तरह से पढ़ाता हूँ। मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पहले पॉइंट चार्ज वाले कहानियाँ किससे सब एक साथ सुना देता हूँ, उसके बाद फिर गॉस थ्योरम पढ़ाता हूँ जिसमें फ्लक्स पढ़ाऊंगा, फिर स्फीयर की वजह से फील्ड पोटेंशियल पढ़ाता हूँ, प्लेट जैसे फील्ड। इसलिए अगर आप अभी सवाल बनाएंगे, अब मान लीजिए 2 सवाल कूलम्ब्स लॉ का पॉइंट चार्ज का मिला, तीसरा सवाल स्फीयर का है, तो आपको लगेगा सर आपने तो स्फीयर वाला पढ़ाया नहीं अभी तक, और आप तो बहुत कुछ पढ़ा चुके, फील्ड भी पढ़ा चुके, पोटेंशियल भी कंप्लीट कर दिया, स्फीयर जैसे फील्ड पोटेंशियल बन नहीं गए। तो वो मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दूसरा हिस्सा है गॉस थ्योरम, उसके अंदर पढ़ाता हूँ। तो थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, जब तक मैं पूरा गॉस थ्योरम ना पढ़ा दूँ पूरे सवाल नहीं बनेंगे, ठीक है। जितना पढ़ाया उतना बनता चला जाएगा, मगर मुंडी को ऊपर रखिएगा। अच्छा बेटा, अरे सुनो, चलो एक सवाल देते हैं, देखते हैं कितने लोग जल्दी जल्दी बनाते हैं। चलो इस सवाल को बनाओ जल्दी। इधर सुनो, इधर सुनो। अच्छा बेटा, मान लीजिए कि एक पेंडुलम है, ये बॉब है पेंडुलम, और ये ऐसे अभी धागे से टंगा हुआ है, सस्पेंडेड है। हम जैसी, अच्छा इसमें चार्ज मान लीजिए Q और इसका मास सेम है। अब हम जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन करते हैं इधर की तरफ, बताओ बेटा, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इधर गया, बढ़िया, इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन करेंगे, बताओ ये पेंडुलम बॉब कैसे वर्टिकल रह पाएगा, जल्दी बताओ पाएगा? नहीं रहेगा, किधर जाएगा? ये फील्ड इधर है, पॉजिटिव चार्ज फोर्स लगेगा, महसूस करेगा, तो ये पेंडुलम ऐसे करके कहीं आ करके इक्विलिब्रियम में है,
प्लस Q चार्ज है और मास m है और वर्टिकल से ये पेंडुलम ऐसे इक्विलिब्रियम में है। हमें कहेगा कि फाइंड थीटा, थीटा फाइंड करिए, जल्दी बताइए आंसर कितना होगा। सृजन दीदी बोल रही है अभी तो हम डायग्राम ही नहीं बना पाए, इतने देर में अमित जी ने आंसर दे दिया। शांत थे चाचा, मैं कंट्रोल तो कर ले। क्या बात है, बना लिया सृजन ने इस सवाल को। कितने बार बनाया, रेज योर हैंड प्लीज। नहीं बना, नहीं बना क्या भी बना एक क्वेश्चन। वेरी गुड। देखो बेटा ये आसान क्वेश्चन था, क्या कर रहे हो तुम लोग भाई। एनर्जी डाउनवर्ड, फोर्सेस देखो, टेंशन इधर और बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा, इधर फील्ड की डायरेक्शन में। अब एक काम करो, टेंशन का एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर, ये एंगल थीटा, ये ऑल्टरनेट एंगल थीटा, ये t cos थीटा और ये t sin थीटा। t sin थीटा f के इक्वल है, तो t sin थीटा इक्वल टू f और t cos थीटा mg के इक्वल है। जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे, इक्विलिब्रियम में। डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करने से t से t कटेगा, tan थीटा which is equal to f upon mg। और फोर्स की वैल्यू कितना होगा, k q1 q2 by q या k q1 q2 by आंसर qe upon mg। तो थीटा बराबर पूछा जा रहा है, तो tan इनवर्स 2e by mg। लो जी, हो गया जी, इतना सिंपल क्वेश्चन तो था। आराम से अगला सवाल। अच्छा निकल ले, ये रहा, हो गया, निकल ले। अगला सवाल मिटा दूं। अच्छा बेटा ध्यान दीजिए, जल्दी लिखो भाई, जल्दी लिखो। लक्ष्मी लिख रही है, जल्दी लिखना लक्ष्मी। अरे आराम से, आराम से स्ट्रेट जाए। विवेक, तुम्हारे पिताजी को बुला ले। चाचा, तुम्हारे पेरेंट्स को बुला लिया। तूने क्या किया, तुम लोग बराबर कंटिन्यूसली बातें कर रहे हो, समझते ही नहीं है यार। अरे कभी तो पढ़ ले, तू तो बिल्कुल नहीं पढ़ता है यार। अब बोल रहा है थैंक यू, बोला थैंक यू। मैं बोल रहा तो पढ़ता नहीं है, तो बोलता थैंक यू। इसी काम के लिए तो मैं करता था कि ताकि ऐसा होगा मैं थैंक यू बोल सकूं। हमें कभी एप्रिशिएशन नहीं था। एक मिनट ऐसा नहीं होता जिसमें पढ़ता हुआ नजर आए। एवरी टाइम बातचीत बातचीत बातचीत। बंद कर दे भाई, ध्यान दीजिए। अगला सवाल ध्यान दीजिए। कौन है भाई? हाँ बोलो अमित जी। हाँ क्या बात है, क्या बात, कितनी अच्छी बात है। अच्छा ठीक, अमित जी ने सवाल ये कहा कि सर एक बात बताओ, ये पेंडुलम यहाँ पर सस्पेंडेड है, अच्छी बात है। बोला सर अचानक से जब हम फील्ड को स्विच ऑन करते हैं तो ये यहाँ से आगे बढ़ेगा और इक्विलिब्रियम पोजीशन जो थीटा है यहाँ पर आते आते रुक थोड़ी ना जाएगा सर। यहाँ से वो स्पीड में आएगा, स्पीड में आते आते एक अच्छी खासी स्पीड से पहुँचेगा और यहाँ से ऐसे जा करके यहाँ पर रुकेगा, फिर लौटेगा। तो क्वेश्चन दो तरह से बनता है।
यहाँ पर क्वेश्चन दो तरह से बनता है। एक तो पूछेगा कि एंगल एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, एंगल कितना बनेगा एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम में है तो वर्टिकल से कितना एंगल बनाएगा, जो कि मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पूछेगा मैक्सिमम एंगल मेड बाय द बॉब, मैक्सिमम एंगल मेड बाय द बॉब। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। ये देखिए, ये जो धागा है इसमें वो मैक्सिमम कितना एंगल बनाएगा वर्टिकल से। एक्चुअली क्या होता है अमित जी, ये मीन पोजीशन होता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन, और जितना इसके इधर थीटा होता है उतना इसके इधर थीटा होता है। अगर मुझसे कहेगा इक्विलिब्रियम पोजीशन वाला, हाँ इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है तब एंगल होता है तो tan इनवर्स QE by mg, और वो बोलेगा मैक्सिमम एंगल कितना होगा तो हमारा आंसर होगा tan इनवर्स, देखिए थीटा में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी ऐसा करिए वो 5 मान लीजिए तो 2 tan इनवर्स QE by mg, देखिए 2 tan इनवर्स QE by mg, ये वाला थीटा इसमें 2 का मल्टीप्लाई, ये वाला आ जाएगा tan इनवर्स QE by mg, ये आंसर है tan इनवर्स QE by mg, और ये आंसर होगा 2 into tan इनवर्स QE by mg। आए बात समझ में? आप लोग लिख रहे हैं क्या? चलिए ठीक है, बाकी बातें करते हैं इसके बारे में कल।